कभी सोचा है कि जब आप कोई प्रोग्राम या वीडियो गेम लोड करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा होता है? लाखों ऑपरेशन हो रहे होते हैं, लेकिन शायद सबसे आम है सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD से डेटा को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या ड्रैम में कॉपी करना। एक SSD सभी प्रोग्राम और डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए स्टोर करता है, लेकिन जब आपका कंप्यूटर उस डेटा का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले उपयुक्त फाइलों को ड्रैम में डालना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। लोडिंग बार होता है क्योंकि आपका CPU डेटा के साथ तभी काम करता है जब उसे ड्रैम, इसे वर्किंग मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। आपका डेस्कटॉप SSD और ड्रैम दोनों का उपयोग करता है। इसका कारण यह है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव स्थायी रूप से विशाल 3D सरणियों में डेटा संग्रहित करते हैं, जो लगभग 1 ट्रिलियन मेमोरी सेल्स से बनी होती हैं, जिससे टेराबाइट स्टोरेज प्राप्त होती है। जबकि ड्रैम अस्थायी रूप से 2D सरणियों में डेटा संग्रहित करता है, जो अरबों छोटे कैपेसिटर मेमोरी सेल्स से बनी होती हैं, जिससे गीगाबाइट्स कार्यशील मेमोरी प्राप्त। विशाल SSD सारणी में सेल्स के किसी भी भाग तक पहुंचने और डेटा को पढ़ने या लिखने में लगभग 50 माइक्रोसेकंड लगते हैं, जबकि किसी भी ड्रैम कैपेसिटर मेमोरी सेल से पढ़ने या लिखने में लगभग 17 नैनोसेकंड लगते हैं, जो 3000 गुना तेज है। तुलना के लिए मैक 3 पर चलने वाला एक सुपरसोनिक जेट एक गतिमान कछुए से लगभग 3000 गुना तेज होता है। इसलिए 17 नैनोसेकंड ड्रैम बनाम 50 माइक्रोसेकंड SSD की गति एक सुपरसोनिक जेट की तुलना कछुए से करने जैसा है। हालांकि गति केवल एक कारक है। ड्रैम एक 2D एरे तक सीमित है और अस्थायी रूप से प्रति मेमोरी सेल 1 बिट संग्रहित करता है। एक छोटे आकार की सॉलिड स्टेट ड्राइव 2 टेराबाइट डेटा रख सकती है, जो ड्रैम से 100 गुना से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ड्रैम को अपने कैपेसिटर में रखे डेटा को लगातार संग्रहित और ताज़ा करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए कंप्यूटर SSD और ड्रैम दोनों का उपयोग करते हैं। SSD से ड्रैम में डेटा कॉपी करने और फिर प्रीफेचिंग, जो कि आवश्यकता से पहले डेटा को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, के लिए कुछ सेकंड का लोडिंग समय खर्च करके आपका कंप्यूटर SSD पर टेराबाइट्स डेटा संग्रहित कर सकता है और फिर कुछ नैनोसेकंड में उन प्रोग्रामों से डेटा एक्सेस कर सकता है जिन्हें पहले से ड्रैम में कॉपी किया गया था। उदाहरण के लिए, कई वीडियो गेम में गेम को शुरू करने के लिए एक लोडिंग समय होता है और फिर से दौरान सभी 3D मॉडल, बनावट और आपके गेम स्टेट का वातावरण SSD से ड्रैम में स्थानांतरित हो जाता है। जरा सोचिए, ड्रैम के बिना गेम खेलना 3000 गुना धीमा हो जाएगा। स्थानांतरित हो जाता है। जरा सोचिए, ड्रैम के बिना गेम खेलना 3000 गुना धीमा हो जाएगा। हमने अन्य वीडियो में सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बताया था, इसलिए इस वीडियो में हम इस 16 गीगाबाइट ड्रैम स्टिक के बारे में गहराई से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि CPU SSD से ड्रैम में डेटा का संचार और स्थानांतरण कैसे करता है। फिर हम एक ड्रैम माइक्रोचिप खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे अरबों मेमोरी सेल बैंकों में व्यवस्थित होते हैं और कैसे डेटा मेमोरी सेल के समूहों में लिखा और पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया में हम अलग अलग मेमोरी सेल के अंदर की नैनोस्कोपिक संरचनाओं में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि प्रत्येक कैपेसिटर डेटा के एक बिट को भौतिक रूप से कैसे जैसे कि बर्स्ट बफर और फोल्डेड ड्रैम लेआउट, जो ड्रैम को अविश्वसनीय गति से डेटा स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं। कुछ त्वरित नोट्स। सबसे पहले आप GPU, स्मार्टफोन और कई अन्य उपकरणों में समान ड्रैम चिप्स पा सकते हैं, लेकिन अलग अलग अनुकूलन के साथ। उदाहरण के लिए GPU ड्रैम या VRAM, जो GPU चिप के चारों ओर स्थित होता है, की बैंडविड्थ ज्यादा होती है और यह एक साथ पढ़ और लिख सकता है, लेकिन यह कम आवृत्ति पर काम करता है। और आपके स्मार्टफोन में ड्रैम CPU के ऊपर स्टैक्ड होता है और इसे छोटे पैकेजिंग और कम बिजली की खपत के लिए अनुकूलित किया जाता है। दूसरा, यह वीडियो क्रूशल द्वारा प्रायोजित है। हालांकि उन्होंने मुझे वीडियो में मॉडल और उपयोग के लिए ड्रैम की यह स्टिक दी थी, लेकिन इसकी सामग्री स्वतंत्र रूप से शोधित थी, उनसे प्रभावित नहीं थी।
तीसरा, आपके सीपीयू में तेज मेमोरी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कैश मेमोरी कहा जाता है और उससे भी तेज रजिस्टर होते हैं। इन सभी प्रकार की मेमोरी से एक मेमोरी पदानुक्रम निर्मित होता है, जिसमें मुख्य अंतर गति बनाम क्षमता का होता है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें सस्ती। चौथा, आप अपने कंप्यूटर का रिसोर्स मॉनिटर खोलकर और मेमोरी पर क्लिक करके देख सकते हैं। रैम की अलग अलग पीढ़ियां होती हैं और हम DDR5 के बारे में जानेंगे। हम जिन प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, उनमें से कई पिछली पीढ़ियों पर लागू होती हैं, हालांकि संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। छठा, 17 नैनोसेकंड अविश्वसनीय रूप से तेज है और 17 नैनोसेकंड प्रकाश को एक कमरे में यात्रा करने में लगने वाले समय के बराबर है। अंत में, यह वीडियो काफी लंबा है क्योंकि यह DRAM के बारे में जानने योग्य बहुत कुछ कवर करता है। इस जटिल तकनीक को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे पहले 1.25 गुना गति से और फिर दूसरी बार 1.5 गति से देखने की सलाह देते हैं। बने रहें, क्योंकि यह एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत वीडियो होने वाला है। शुरुआत करने के लिए DRAM की एक स्टिक को डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल या DIMM भी कहा जाता है और इस खास DIMM में 8 DRAM चिप्स होते हैं। मदरबोर्ड पर 4 DRAM स्लॉट होते हैं और प्लग इन करने पर DRAM मदरबोर्ड से होकर गुजरने वाले 2 मेमोरी चैनलों के जरिए सीधे CPU से जुड़ जाता है। ध्यान दें कि बाएं 2 DRAM स्लॉट इन मेमोरी चैनलों को साझा करते हैं और दाएं 2 एक अलग चैनल साझा करते हैं। आइए CPU और प्रोसेसर के अंदर देखें। अनगिनत कोर और कई अन्य तत्वों के साथ हमें मेमोरी कंट्रोलर मिलता है, जो DRAM का प्रबंधन और संचार करता है। M.2 स्लॉट में प्लग किए गए SSD और SATA कनेक्टर में प्लग किए गए SSD और हार्ड ड्राइव के साथ संचार करने के लिए एक अलग सेक्शन भी है। डेटा मैपिंग तालिकाओं के साथ इन खंडों का उपयोग करते हुए CPU SSD से DRAM तक डेटा के प्रवाह को प्रबंधित करता है, साथ ही DRAM से कैश मेमोरी तक कोर द्वारा प्रसंस्करण के लिए चैनल A और चैनल B। ये 2 मेमोरी चैनल A और B 32 डेटा तारों का उपयोग करके एक बार में 32 बिट्स को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करते हैं। 21 अतिरिक्त तारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक मेमोरी चैनल एक पता रखता है, जो निर्दिष्ट करता है कि डेटा को कहां पढ़ना या लिखना है, और 7 नियंत्रण सिग्नल तारों का उपयोग करके कमांड रिले किए जाते हैं। पते और कमांड मेमोरी चैनल पर सभी 4 चिप्स द्वारा भेजे और साझा किए जाते हैं। हालांकि 32 बिट डेटा लाइनें चिप्स के बीच विभाजित होती हैं और इस प्रकार प्रत्येक चिप एक बार में केवल 8 बिट्स ही पढ़ या लिख पाती है। इसके अतिरिक्त DRAM के लिए बिजली की आपूर्ति मदरबोर्ड द्वारा की जाती है और स्टिक पर मौजूद इन चिप्स द्वारा ही। इसके बाद आइए इन DRAM माइक्रोचिप्स में से एक को खोलें और उसके अंदर देखें। बाहरी पैकेजिंग के अंदर बॉल ग्रिड एरे को एक डाई से जोड़ता है, जो इस माइक्रोचिप का मुख्य भाग है। यह 2 गीगाबाइट DRAM डाई 8 बैंक समूहों में व्यवस्थित है, जिनमें से प्रत्येक में 4 बैंक हैं। कुल 32 बैंक हैं। प्रत्येक बैंक के भीतर एक विशाल एरे है। 65,536 मेमोरी सेल लंबे और 8,192 से चौड़े अनिवार्य रूप से एक ग्रिड में पंक्तियां और कॉलम हैं, जिनमें प्रत्येक बैंक के बाहर हजारों तार और सहायक सर्किटरी चलती हैं। इस पासे को देखने के बजाय हम एक कार्यात्मक आरेख पर जाएंगे और फिर बैंकों और बैंक समूहों को पुनर्गठित करेंगे। 17 अरब मेमोरी सेलों तक पहुंचने के लिए हमें 31 बिट पते की आवश्यकता होगी। उपयुक्त बैंक समूह का चयन करने के लिए 3 बिट्स का उपयोग किया जाता है, फिर बैंक का चयन करने के लिए 2 बिट्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पते के 16 बिट्स का उपयोग 65,000 में से सटीक पंक्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चूंकि यह चिप एक बार में 8 बिट्स पढ़ती या लिखती है, इसलिए 8,192 स्तंभों को 8 मेमोरी सेलों द्वारा समूहीकृत किया जाता है। सभी एक बार में पढ़े या लिखे जाते हैं या 8 द्वारा, और इस प्रकार स्तंभ पते के लिए केवल 10 बिट्स की आवश्यकता होती है। एक अनुकूलन यह है
कि इस 31 बिट पर सबसे पहले बैंक समूह, बैंक और पंक्ति पता भेजा जाता है और फिर उसके बाद कॉलम पता। बाद हम इन भौतिक मेमोरी सेल्स के अंदर देखेंगे, लेकिन पहले आइए संक्षेप में बात करते हैं कि इन संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। साथ ही इस वीडियो के प्रायोजक के बारे में एकीकृत सर्किट भी कहा जाता है। 300 मिलीमीटर सिलिकॉन वेफर्स पर निर्मित होती है। एक बार में लगभग 2500 डाई। प्रत्येक डाई पर अरबों नैनोस्कोपिक मेमोरी सेल्स होती हैं, जिन्हें एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट या फैब में दर्जनों उपकरणों और सैकड़ों चरणों का इसे माइक्रोन ने बनाया था, जो दुनिया के लगभग 1/4 रैम का निर्माण करता है, जिसमें एनवीडिया और AMD दोनों के GPU में वरम शामिल हैं। माइक्रोन के पास क्रूशियल ब्रांड के तहत रैम और SSDs की अपनी उत्पाद श्रृंखला भी है, जो जैसा कि पहले बताया गया है, इस वीडियो का प्रायोजक है। रैम के क्रूशियल P5+M.2 NVMe SSD। वीडियो गेम में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रूशियल NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव पर इंस्टॉल करके आपको अविश्वसनीय रूप से तेज लोडिंग समय और सुचारू गेम प्ले मिलेगा। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वे सभी फाइलें एक तेज SSD पर हों, जैसे कि यह। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोडिंग के लिए मुख्य गति बाधा मुख्य रूप से SSD या हार्ड ड्राइव की गति से सीमित होती है, जहां फाइलें संग्रहित होती हैं। उदाहरण के लिए यह हार्ड ड्राइव केवल 150 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति से डेटा स्थानांतरित कर सकती है, जबकि यह क्रूशियल NVMe SSD 6600 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक की गति से डेटा स्थानांतरित कर सकता है, जो तुलना के लिए एक चलते हुए कछुए बनाम एक सरपट दौड़ते घोड़े की गति के बराबर है। क्रूशियल NVMe SSD का उपयोग करके एक वीडियो गेम लोड करना, जिसके लिए गीगाबाइट रैम की आवश्यकता होती है, 1 मिनट या उससे अधिक से घटकर कुछ सेकंड रह जाता है। आइए रैम के काम करने के तरीके के विवरण पर वापस आते हैं और एक विशाल सरणी में स्थित एकल मेमोरी सेल का अन्वेषण करने के लिए जूम इन करते हैं। इस मेमोरी सेल को एक T1C सेल कहा जाता है और इसका आकार कुछ दर्जन नैनोमीटर होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक संधारित्र जो विद्युत आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के रूप में एक बिट डेटा संग्रहित करता है, और एक ट्रांजिस्टर जो डेटा तक पहुंचने, उसे पढ़ने या लिखने के लिए उपयोग करता है। संधारित्र का आकार सिलिकॉन में खोदी गई एक गहरी खाई जैसा होता है और यह 2 चालक सतहों से बना होता है, जो एक परावैद्युत इंसुलेटर या अवरोध द्वारा अलग होती हैं, जो केवल कुछ परमाणुओं की मोटाई का होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है लेकिन विद्युत क्षेत्रों को गुजरने देता है। यदि इस संधारित्र को 1 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉनों से आवेशित किया जाता है तो यह बाइनरी संधारित्र होता है, और यदि कोई आवेश मौजूद नहीं है और यह 0 वोल्ट पर है तो यह बाइनरी 0 होता है, और इस प्रकार यह सेल केवल 1 बिट डेटा ही रख सकता है। संधारित्रों के डिजाइन लगातार विकसित हो रहे हैं, लेकिन इस ट्रेंच संधारित्र में सिलिकॉन की गहराई का उपयोग अधिक संधारित्र भंडारण के लिए किया जाता है, जबकि यह कम से कम क्षेत्र घेरता है। अब आइए एक्सेस ट्रांजिस्टर को देखें और उसमें 2 तार जोड़ें। वर्ड लाइन वाला तार ट्रांजिस्टर के गेट से जुड़ता है, जबकि बिट लाइन वाला तार ट्रांजिस्टर के चैनल के दूसरी तरफ से जुड़ता है। वर्ड लाइन पर वोल्टेज लगाने से ट्रांजिस्टर चालू हो जाता है, और जब यह चालू होता है तो इलेक्ट्रॉन चैनल से होकर प्रवाहित हो सकते हैं और इस प्रकार संधारित्र बिट लाइन से जुड़ जाता है। इससे हम संधारित्र तक पहुंच सकते हैं और उसे चार्ज करके 1 लिख सकते हैं, या संधारित्र को डिस्चार्ज करके 0 लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम संधारित्र में आवेश की मात्रा मापकर उसमें संग्रहित मान पढ़ सकते हैं। हालांकि जब वर्ड लाइन बंद होती है तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और संधारित्र बिट लाइन से अलग हो जाता है, जिससे पहले लिखा गया डेटा या आवेश बच जाता है। ध्यान दें कि चूंकि यह ट्रांजिस्टर अविश्वसनीय रूप से छोटा है, केवल कुछ दर्जन नैनोमीटर चौड़ा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चैनल से लीक होते हैं और इस प्रकार समय के साथ कैपेसिटर को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है ताकि लीक हुए इलेक्ट्रॉनों को रिचार्ज किया जा सके।
हम थोड़ी देर बाद विस्तार से बताएंगे कि मेमोरी सेल रिफ्रेश कैसे काम करते हैं। वर्ड लाइन पंक्तियों में जुड़ी हुई है और फिर बिट लाइनें कॉलम में जुड़ी हुई हैं। वर्ड लाइनें और बिट लाइनें अलग अलग ऊर्ध्वाधर परतों में हैं ताकि एक दूसरे को पार कर सके और वे कब और कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के लिए प्रतीकों का उपयोग करें। पहले की तरह वर्ड लाइनें प्रत्येक ट्रांजिस्टर के कंट्रोल गेट से पंक्तियों में जुड़ती हैं और फिर सभी बिट लाइनें और कॉलम प्रत्येक कैपेसिटर के विपरीत चैनल से जुड़ते हैं। परिणाम स्वरूप जब एक वर्ड लाइन सक्रिय होती है तो केवल उसी पंक्ति के सभी कैपेसिटर अपनी संबंधित बिट लाइनों से जुड़ जाते हैं, जिससे उस पंक्ति के सभी मेमोरी सेल सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी समय केवल एक वर्ड लाइन सक्रिय होती है, क्योंकि यदि एक से अधिक वर्ड लाइनें सक्रिय होती तो एक कॉलम में कई कैपेसिटर बिट लाइन से जुड़ जाते और इन कैपेसिटर की डेटा संग्रहण कार्यक्षमताएं एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती, जिससे वे 65,536 पंक्तियां और 8,192 कॉलम होते हैं और 31 बिट एड्रेस का उपयोग केवल 8 मेमोरी सेल के समूह को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। पहले 5 बिट्स बैंक का चयन करते हैं और अगले 16 बिट्स एक पंक्ति डिकोडर को भेजे जाते हैं ताकि एक एकल पंक्ति सक्रिय हो सके। उदाहरण के लिए यह बाइनरी संख्या वर्ड लाइन पंक्ति 27,524 को चालू करती है। इस प्रकार उस पंक्ति के सभी ट्रांजिस्टर चालू हो जाते हैं और 8,192 कैपेसिटर उनकी बिट लाइनों से जुड़ जाते हैं, जबकि उसी समय पर अन्य 65,000 वर्ड लाइनें बंद हो जाती हैं। एक सरल डिकोडर के लिए तर्क आरे शेष 10 बिट्स कॉलम मल्टीप्लेक्सर को भेजे जाते हैं। यह मल्टीप्लेक्सर ऊपर की 8,192 बिट लाइनों को लेता है और 10 बिट पते के आधार पर नीचे के 8 इनपुट और आउटपुट IO तारों से 8 बिट लाइनों के एक विशिष्ट समूह को जोड़। उदाहरण के लिए यदि 10 बिट पता यह होता तो केवल 4,784 से 4,791 तक की बिट लाइनें IO तारों से जुड़ी होती और शेष 8,000 बिट लाइनें किसी भी चीज से नहीं जुड़ी होती। यहाँ एक साधारण मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक आरेख दिया गया है। अब हमारे पास इस विशेष ऑपरेशनों रीडिंग, राइटिंग और रिफ्रेशिंग को समझने के लिए आइए अपने लेआउट में 2 तत्व जोड़े। प्रत्येक बिट लाइन के नीचे एक सेंस एम्पलीफायर और कॉलम मल्टीप्लेक्सर के बाहर एक रीड और राइट ड्राइवर। आइए मेमोरी सेल के एक समूह से रीडिंग देखें। सबसे पहले रीड कमांड और 31 बिट एड्रेस CPU से ड्रैम को भेजे जाते हैं। पहले 5 बिट एक विशिष्ट बैंक का चयन करते हैं। अगला चरण उस बैंक की सभी वर्ड लाइनों को बंद करना है, जिससे सभी कैपेसिटर अलग हो जाते हैं और फिर सभी 8,000 बिट लाइनों को 0.5 वोल्ट पर प्रीचार्ज किया जाता है। इसके बाद 16 बिट पंक्ति पता एक पंक्ति को चालू करता है और उस पंक्ति के सभी कैपेसिटर अपनी बिट लाइनों से जुड़ जाते हैं। यदि एक व्यक्तिगत संधारित्र 1 रखता है और 1 वोल्ट तक चार्ज होता है तो संधारित्र से कुछ चार्ज 0.5 वोल्ट बिट लाइन पर प्रवाहित होता है और बिट लाइन पर वोल्टेज बढ़ जाता है। सेंस एम्पलीफायर तब बिट लाइन पर वोल्टेज के मामूली परिवर्तन या गड़बड़ी का पता लगाता है। हालांकि यदि संधारित्र में 0 संग्रहित है तो बिट लाइन से आवेश संधारित्र में प्रवाहित होता है और 0.5 वोल्ट बिट लाइन का वोल्टेज कम हो जाता है। सेंस एम्पलीफायर तब इस परिवर्तन को देखता है, इसे प्रवर्धित करता है और बिट लाइन वोल्टेज को 0 वोल्ट या ग्राउंड तक कम कर देता है। सेंस एम्पलीफायर आवश्यक है क्योंकि संधारित्र बहुत छोटा होता है और बिट लाइन अपेक्षाकृत लंबी होती है और इस प्रकार संधारित्र में संग्रहित मान को महसूस करने और प्रवर्धित करने के लिए एक अतिरिक्त घटक की आवश्यकता होती है। अब सभी 8,000 बिट लाइनों को 1 वोल्ट या 0 वोल्ट तक संचालित किया जाता है, जो सक्रिय पंक्ति के संधारित्रों में संग्रहित आवेश के अनुरूप होता है और यह पंक्ति अब खुली मानी जाती है। इसके बाद कॉलम सेलेक्ट मल्टीप्लेक्सर 10 बिट कॉलम एड्रेस का उपयोग करके संबंधित 8 बिट लाइनों को रीड ड्राइवर से जोड़ता है, जो फिर इन 8 मानों और वोल्टेज को 8 डेटा तारों के माध्यम से CPU को भेजता है। इन मेमोरी सेल्स में डेटा लिखना पढ़ने के समान है
हालांकि कुछ प्रमुख अंतरों के साथ। सबसे पहले लिखने का आदेश पता और लिखे जाने वाले 8 बिट्स ड्रैम चिप को भेजे जाते हैं। इसके बाद पहले की तरह बैंक का चयन किया जाता है, कैपेसिटर को अलग किया जाता है और बिट लाइनों को 0.5 वोल्ट पर प्रीचार्ज किया जाता है। फिर 16 बिट एड्रेस का उपयोग करके एक पंक्ति को सक्रिय किया जाता है। इसके बाद कॉलम का पता मल्टीप्लेक्सर के पास जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि एक लिखने का आदेश भेजा गया था, मल्टीप्लेक्सर विशिष्ट 8 बिट लाइनों को लिखने वाले ड्राइवर से जोड़ता है, जिसमें 8 बिट्स होते हैं जिन्हें सीपीयू ने डेटा तारों के साथ भेजा था और लिखने का अनुरोध किया था। ये लिखने वाले ड्राइवर सेंस एम्पलीफायर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं और इस प्रकार वे बिट लाइन पर पहले जो भी वोल्टेज था उसे ओवरराइड करते हैं और एक लिखने के लिए 8 बिट लाइनों में से प्रत्येक को 1 वोल्ट पर या 0 लिखने के लिए 0 वोल्ट पर चलाते हैं। यह नया बिट लाइन वोल्टेज खुली पंक्ति में 8 कैपेसिटर में से प्रत्येक में पहले से संग्रहित चार्ज या मानों को ओवरराइड करता है। सबसे पहले एक साझा मेमोरी चैनल में सभी 4 चिप्स समान 31 बिट एड्रेस और कमांड वायर का उपयोग करते हुए, लेकिन प्रत्येक चिप के लिए अलग अलग डेटा वायर के साथ। दूसरा, बाइनरी 1 के लिए DDR5 के साथ वोल्टेज वास्तव में 1.1 वोल्ट है। DDR4 के लिए यह 1.2 वोल्ट है और पिछली पीढ़ियों में और भी अधिक वोल्टेज थे। बिट लाइन प्रीचार्ज वोल्टेज इन वोल्टेज का आधा था। हालांकि DDR5 के लिए 21:27 उच्च वोल्टेज को लिखने या रिफ्रेश करने पर बाइनरी 1 के लिए प्रत्येक कैपेसिटर 21:33 में लगभग 1.4 वोल्ट लगाया और संग्रहित किया जाता है, क्योंकि समय के साथ चार्ज लीक हो जाता है। बैंक समूहों, बैंकों, बिट लाइनों और वर्ड लाइनों की संख्या विभिन्न पीढ़ियों और क्षमताओं के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है, लेकिन हमेशा 2 की घातों में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे ऑपरेशन पर चर्चा करते हैं, जो बैंक में मेमोरी सेल्स को रिफ्रेश करना है। जैसा कि पहले बताया गया है, कैपेसिटर को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते हैं और इस प्रकार चैनल से चार्ज लीक हो जाता है। रिफ्रेश ऑपरेशन काफी सरल है और इसमें सभी पंक्तियों को बंद करना, बिट लाइनों को 0.5 वोल्ट पर प्रीचार्ज करना और एक पंक्ति खोलना शामिल है। रिफ्रेश करने के लिए पहले की तरह कैपेसिटर बिट लाइनों को विक्षुब्ध करते हैं और फिर सेंस एम्पलीफायर बिट लाइनों और कैपेसिटर को खुली पंक्ति में ले जाते हैं, पूरी तरह से 1 वोल्ट तक या 0 वोल्ट तक, जो कैपेसिटर के संग्रहित मान पर निर्भर करता है, जिससे लीक हुए चार्ज को फिर से भर दिया जाता है। पंक्ति को बंद करने, पूर्व चार्ज में कुल 3 मिलीसेकंड या उससे अधिक का समय लगता है। रिफ्रेश ऑपरेशन प्रत्येक बैंक के लिए हर 64 मिलीसेकंड में एक बार होता है, क्योंकि यह सांख्यिकीय रूप से उस सबसे खराब समय से कम है जो एक मेमोरी सेल को संग्रहित 1 को 0 में बदलने के लिए बहुत अधिक चार्ज लीक करने में लगता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा की हानि होती है। आइए एक कदम पीछे हटें और डेटा की अविश्वसनीय मात्रा पर विचार करें जो रैम मेमोरी सेल्स के माध्यम से स्थानांतरित होती है। 4800 मिलियन अनुरोधों को संभालते हैं, जबकि प्रत्येक बैंक में प्रत्येक मेमोरी सेल को पंक्ति दर पंक्ति प्रति सेकंड लगभग 16 बार रिफ्रेश करते हैं। उदाहरण के लिए इस वीडियो गेम को ही लीजिए। आपके पास स्पष्ट गणनाएं हैं, जैसे घोड़े पर आपके किरदार की गति, लेकिन फिर अलग अलग घास, पेड़, चट्टानें और जानवर भी हैं जिनकी स्थिति और ज्यामिति रैम में संग्रहित हैं। और फिर वातावरण, जैसे प्रकाश और छाया, वातावरण के रंगों और बनावट को बदलकर एक यथार्थवादी दुनिया बनाते हैं। इसके बाद हम उन सफलताओं और अनुकूलनों पर चर्चा करेंगे जो रैम को अविश्वसनीय रूप से तेज बनाते हैं। लेकिन इन सभी विवरणों में जाने से पहले हम बहुत आभारी होंगे यदि आप 1 सेकंड का समय निकालकर लाइक बटन दबाएं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी लिखें, क्योंकि इससे 32 बैंक क्यों होते हैं और साथ ही ड्रैम की पैकेजिंग पर क्या पैरामीटर होते हैं और साथ ही ड्रैम की पैकेजिंग पर क्या पैरामीटर होते हैं। इसके बाद
हम बर्स्ट बफर्स, सबएरेज और फोल्डेड रैम आर्किटेक्चर और सेंस एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए बैंकों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, बैंक के अंदर एक पंक्ति खोलने के लिए इन सभी चरणों की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। हालांकि यदि कोई पंक्ति पहले से खुली हो तो हम केवल 10 बिट कॉलम एड्रेस और कॉलम चयन मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करके 8 मेमोरी सेल्स के किसी भी भाग को पढ़ या लिख सकते थे। जब सीपीयू किसी पहले से खुली पंक्ति को पढ़ने या लिखने का आदेश भेजता है तो इसे पंक्ति हिट या पृष्ठ हिट कहा जाता है और ऐसा बार बार हो सकता है। पंक्ति हिट के साथ हम पंक्ति खोलने के लिए आवश्यक सभी चरणों को छोड़ देते हैं और केवल 10 बिट कॉलम एड्रेस का उपयोग करके 8 कॉलम या बिट लाइनों के एक अलग सेट को मल्टीप्लेक्स करते हैं, उन्हें रीड या राइट ड्राइवर से जोड़ते हैं, जिससे समय की काफी बचत होती है। रैम के एक पैकेज में आमतौर पर 4 संख्याएं होती हैं, जो पंक्ति हिट, प्रीचार्जिंग और पंक्ति मिस के संबंध में समय मापदंडों को निर्दिष्ट करती हैं। पहली संख्या एक पंक्ति खुली होने पर पता भेजने, अर्थात एक पंक्ति हिट से लेकर उन स्तंभों में संग्रहित डेटा प्राप्त करने तक लगने वाले समय को दर्शाती है। अगली संख्या वह समय है जो एक पंक्ति को खोलने में लगता है यदि सभी पंक्तियां अलग अलग हों और बिट पंक्तियां प्रीचार्ज हों। फिर अगली संख्या वह समय है जो एक पंक्ति खोलने से पहले बिट पंक्तियों को प्रीचार्ज करने में लगता है और अंतिम संख्या वह समय है जो एक पंक्ति सक्रियण और अगले प्रीचार्ज के बीच लगता है। ध्यान दें कि ये संख्याएं क्लॉक चक्रों में मापी जाती हैं। पंक्ति हिट भी एक कारण है कि पता 2 खंडों में भेजा जाता है। सबसे पहले बैंक चयन और पंक्ति पता जिसे RAS कहा जाता है और फिर स्तंभ पता जिसे कास कहा जाता है। यदि पहला भाग बैंक चयन और पंक्ति पता किसी वर्तमान में खुली पंक्ति से मेल खाता है तो यह एक पंक्ति हिट है और रैम को केवल स्तंभ पता और नए आदेश की आवश्यकता होती है और फिर मल्टीप्लेक्सर बस खुली पंक्ति के चारों ओर घूमता है। थ्रैशिंग कहा जाता है वह तब होता है जब कोई प्रोग्राम एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति पर बार बार कूदता है और यह स्पष्ट रूप से ऊर्जा और समय दोनों के संदर्भ में अविश्वसनीय रूप से अक्षम है। इसके अतिरिक्त DDR5 रैम में इसी कारण से 32 बैंक होते हैं। प्रत्येक बैंक की पंक्तियां, कॉलम, सेंस एम्पलीफायर और पंक्ति डिकोडर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और इस प्रकार विभिन्न बैंकों की कई पंक्तियां एक ही समय में खुली रह सकती हैं, जिससे पंक्ति हिट होने की संभावना बढ़ जाती है और सीपीयू द्वारा डेटा तक पहुंचने में लगने वाला 28-11 औसत समय कम हो जाता है। पंक्ति चूक तब होती है जब अगला पता किसी भिन्न पंक्ति के लिए होता है, जिसके लिए रैम को बंद करना पड़ता है और वर्तमान में खुली पंक्ति को अलग करना पड़ता है और फिर नई पंक्ति खोलनी पड़ती है। इसके अलावा कई बैंक समूह होने से 28-17 सीपीयू एक समय में प्रत्येक बैंक समूह में एक बैंक को रिफ्रेश कर सकता है, जबकि अन्य 3 का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार 28-23 रिफ्रेशिंग के प्रभाव को कम कर सकता है। आपके मन में पहले एक सवाल आया होगा कि बैंक चौड़ाई की तुलना में काफी 28-30 लंबे क्यों होते हैं। खैर, सभी बैंकों को एक साथ एक के बगल में दूसरे को जोड़कर 28-36 आप इस चिप को वास्तव में 65,000 पंक्तियों लंबा और 2,62,000 कॉलम चौड़ा मान सकते हैं और 28-46 स्तंभों के बीच 31 समान दूरी वाले विभाजन जोड़कर जिससे बैंक बनते हैं, हम पढ़ने, लिखने और रिफ्रेश करने में बहुत अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं। साथ ही ध्यान दें कि रैम 2901 पैकेजिंग पर गीगाबाइट में इसकी क्षमता प्रति सेकंड लाखों डेटा ट्रांसफर की संख्या 2907 जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है और प्रति सेकंड मेगाबाइट में अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर अंकित है। 2914 अगला डिजाइन अनुकूलन जिसका हम अन्वेषण करेंगे वह है बर्स्ट बफर और बर्स्ट लंबाई। आइए अपने कार्यात्मक आरेख में एक 128 बिट 2921 पढ़ने और लिखने का अस्थायी संग्रहण स्थान जोड़े जिसे बर्स्ट बफर कहा जाता है।
मल्टीप्लेक्सर से निकलने वाले 8 तारों के बजाय हमारे पास 128 तार होंगे जो इन 128 बिट बफर स्थानों से जुड़ेंगे। इसके बाद 10 बिट स्तंभ पता 2 भागों में विभाजित होता है। मल्टीप्लेक्सर के लिए 6 बिट्स 29, 43 और बर्स्ट बफर के लिए 4 बिट्स का इस्तेमाल होता है। आइए एक रीडिंग कमांड पर गौर करें। 2949 हमारे बर्स्ट बफर के स्थापित होने पर 128 मेमोरी सेल और बिट लाइनें 6 कॉलम बिट्स का उपयोग करके बर्स्ट बफर 2956 से जुड़ जाती हैं, जिससे अस्थायी ये एजुकेशन अनुराग चैनल। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।